हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर करते हैं आज के प्री क्योर में। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 हमारे पास न्यूज़ हैं जिनको हमें कवर करना है आज। तो रैपिडली शुरू करते हैं और मैं थोड़ा आज तेज़ चलने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ हमारे प्री क्योर के सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं। एंड बहुत बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि थोड़ा जो इसको क्रिस्प रखिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ PDF में तो बहुत आपके लिए एक्सप्लेनेटरी जो कंटेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात, RBI ने कहा है कि इनोवेशन हब चाहते हैं वो फाइनेंस सेक्टर के लिए बनाना, ताकि थोड़ी बैंकिंग को एफिशिएंट बनाएं। देन प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम का यहाँ जो शुरुआत हो चुकी है कि फूड प्रोसेसिंग पर जोर है। एंड देन यूपी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पुरानी स्कीम है उसको और अब भारत के मैप पर, डिजिटल मैप पर शुरू कर दिया GIS टैगिंग के साथ। देन जो लक्ष्मी विलास बैंक था, फाइनली उसको सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक के साथ प्रपोज करने की बात की गई है। जो पहले इंडिया बुल्स एक्सेट्रा के साथ बात थी वो अभी जो खत्म हो चुकी है, अभी DBS के साथ मर्ज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। एंड देन दोस्तों, RBI के जो IWG ने, जो हमने ये इस पर मेंस का सवाल भी बनाया, तो RBI कि IWG ने भी बैंक लाइसेंस को यहाँ पर बात की है कि दिया जाए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। दोस्तों, बात ध्यान रहे 1980s में जब हमारे देश में बैंक नेशनलाइजेशन कंप्लीट हुई थी तो बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज थे जो जिनके पहले बैंक्स थे वो ख़त्म हो गए थे, सरकारी बैंक्स वो बन गए थे। तो दोबारा उस जो रिजीम को लाने की बात हो रही है। देन जो रघुराम राजन इवन की जो विरल आचार्य जो डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने कहा है कि इट्स अ बैड आइडिया। तो ये आर्टिकल भी लिखा उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। देन जो हमारे प्रधानमंत्री जी, इवन भूटान के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने रुपे कार्ड को फेज़ 2 को भी अपना लिया। एंड अकॉर्डिंगली रुपे अब, क्योंकि बहुत से इंडियन जो ट्रेवलर्स टूरिस्ट जाते हैं भूटान में, तो उनके लिए काम आसान हो सकता है जो मनी ट्रांजैक्ट करना ATM से। तो चलिए रैपिडली शुरू करते हैं। तो इनोवेशन हब की बात हो रही है, तो RBI चाह रहा है कि ऐसे एक पूरा एक सेटअप को बनाना और यहाँ पर लगाना, जिसमें जो पूरा जो एक फाइनेंशियल या जो सर्विसेज हैं, जो फिनटेक है, वो फिनटेक का मतलब जैसे आप देखते हैं ना, जो अभी बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आपने लेट्स से कभी स्लीपी क्लासेस में कुछ प्रोडक्ट खरीदा हो तो रेजर पे है ना, आपको जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो आपको सारा ये काम बहुत आराम से करवा देता है, थर्ड पार्टी, कि आपके पैसे कलेक्ट हो जाते हैं एंड देन हमें पहुंच जाते हैं। तो ये सभी जो फिनटेक कंपनीज हैं, इन सभी की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों के लिए जो कुछ ऐसा सेटअप लगाया जाए, रादर ऐसे जो बहुत सी स्कीम्स को इकट्ठा करके एक ऐसे, जो हमने पहले बात भी की थी, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको प्री क्योर में समझाया था कि ऐसे सेटअप करने की बात हो रही है और ऐसा एक इनिशियल इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है जहां पर ट्राई किया जाएगा कि कौन सी चीज़ें काम करती हैं, किसी कंपनी को लाइसेंस मिलेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो जो सिलेक्टेड कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स देने शुरू करेंगी एंड अकॉर्डिंगली उनसे फीडबैक लेके जो प्रोडक्ट जब अच्छा बन जाएगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो उसको जो मासेस के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा, लाइसेंस मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा ओवरऑल एजेंडा क्या है यहाँ पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, दिमाग में रहना चाहिए। एंड तो ठीक है, आप इसके लिए बता सकते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का जो हमारा पूरा आइडिया था, जो स्टार्टअप्स एटसेट्रा, जो बहुत सारे जो उनको जो गाइड करने की बात थी, उनके लिए रेगुलेटरी जो पूरा जो प्रोसेस इकोसिस्टम बनाने की बात थी, उसको अब और आगे ले जाना चाहते हैं। पूरा एक एंटरप्राइज, एक मॉडल चाहते हैं बनाना, जहां पर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, हमारा पूरा जो फिनटेक हो, पूरा फाइनेंस हो, देश में लोगों को जो पैसा यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उनका क्रेडिट रेटिंग क्या है, सब कुछ। इनफैक्ट दोस्तों, ब्लॉकचेन की जो यूजेज की बात हो रही है, रोबो एडवाइजरी की एक जो प्री सेट, जो ऑलरेडी रोबोट के जैसे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपसे पूछ रहेगा एंड देन रोबोट्स उसको एनालाइज करेंगे एंड आपको एडवाइस करेंगे कि क्या क्या आपके जो फाइनेंस को, कैसे पर्सनल फाइनेंस को बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक्स को और कैसे जो बेहतर बनाएं। एंड देन बैंक इन अ बॉक्स है ना, जो P2P लैंडिंग की बात है, RBI ने इस भी पेपर पब्लिश किया था कि कैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग की जरूरी नहीं है ना कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं बैंक के पास जाऊं, तो हो सकता है कि मैं लोगों से सोर्स कर लूं कि मैं लोगों को बोलूं कि मैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, कौन कौन चाहता है मुझे पैसे देना, ठीक है, मेरी क्रेडिट रेटिंग ऐसी है एटसेट्रा, जहां पे आप उसको देख भी सकते हैं मेरे जो क्रेडिट का इतिहास कैसा रहा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन लेंड मी मनी। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एंड तो ये पूरा जो सैंड बॉक्स जो तैयार किया गया था, इवन नई नई ऐप्स आ रही हैं, नई नई तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो काफ़ी डिटेल यहाँ पर काम हो रहा है। तो उसी के लिए
यहाँ पर एक और एंटरप्राइज एक कंपनी के जैसे मॉडल बनाने की बात हो रही है ताकि देश में फिनटेक को और ज़्यादा फैलाया जा सके। देन दोस्तों फूड प्रोसेसिंग पर जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो, जो छोटी छोटी जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फूड प्रोसेसिंग में लगी हुई हैं, उनको और बेहतर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, एंड देन कि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स कौन से बेहतर बनाते हैं उनके लिए अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई करके क्लस्टर एक प्रोग्राम में डालना एंड उनको जो मार्केटिंग अच्छी करना, ये सब चीज़ों पर काम हो रहा है। PMFEE स्कीम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक पार्ट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड होने से मतलब कि कुछ सेंटर पैसा देगा, कुछ स्टेट्स पैसा लगाएंगी, नॉर्थ ईस्टर्न एटसेट्रा स्टेट्स में डेफिनेटली स्टेट्स की रेशो कम हो जाती है, तो ये बात ज़रूरी है जाननी। सब्सिडीज़ मिलेंगी एंड इनफैक्ट जो सेटअप करने की सब्सिडी है 10 लाख रुपए तक की लिमिट है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको इतना जो 10 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली ग्रांट्स क्लस्टर वाइज माइक्रो यूनिट्स बनाने की बात है। तो हम अपने जब हम फूड प्रोसेसिंग वाला आंसर लिखें दोस्तों, तो फूड प्रोसेसिंग के आंसर में हम PMFEE का जिक्र कर सकते हैं कि माइक्रो यूनिट्स पर अब जोर दिया जा रहा है, ताकि जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें जो माइक्रो यूनिट्स की बात करें अगर, तो माइक्रो यूनिट्स बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं हमारे देश में। एंड इनफैक्ट अगर फूड एंड ग्रोसरी मार्केट की लेटेस्ट देखें तो भारत जो छठे लार्जेस्ट या फिर बोले टॉप 10 में आ चुका है दुनिया के। इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको फूड अगर प्रोसेस्ड फूड अगर पहुंचाया जाए जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, बहुत दिन तक वो ख़राब नहीं होता, उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट ऐड किए जा सकते हैं एक्सेट्रा, देन बहुत सारी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज होगी हमारी, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की रेमनरेशन जो कहते हैं ना डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो दिस स्कीम कैन गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, MSME सेक्टर हमारा देखें तो वो भी अभी जो बहुत ज़्यादा एक वास्ट सेक्टर है हमारे देश का, जो छोटे संस्थान है एंड देन जो एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसे जो MSMEs हैं जो कि जिसमें प्लांट्स एटसेट्रा मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हमारे पास डेटा ऐसा भी बताता है हमें कि बहुत सारे MSMEs बहुत छोटे हैं, सिर्फ एक ही इंसान उनको चला रहा है। ठीक है, एक या तो जो मैन या वन वुमन आर्मी है वो, एंड जिन छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको बड़ा करने की रिक्वायरमेंट है ताकि वो एक्सपोर्ट करें, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएं एंड उनकी ग्रेडिंग हो प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंगली जो दुनिया में भी अपना सामान बेच सकें, इंडिया में भी सामान बेच सकें। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत बनने की, तो इसी रिगार्डिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम थी जो यूपी गवर्नमेंट की, उसको अभी जो बात करने की क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक करने की बात हो रही है उसको। दोस्तों यहाँ पर ये बात जानना जरूरी है कि ऑफ कोर्स ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल, इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलता है। एंड जो अगर देखें तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है हमारे यहाँ पे दोस्तों, ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उन सभी को प्रमोट करने की बात करता है। अगर हम एक मैप में भी इसको एक डाल के देखने की कोशिश करें, जो मैप हमें जो दिखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात हो सकती है, फ्रूट प्रोसेसिंग, जैगरी प्रोडक्ट्स, तो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड अकॉर्डिंगली उनके साथ प्रोडक्ट्स को जो एसोसिएट करके वो ट्राई किया जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को बनाया जाए एंड अकॉर्डिंगली GI टैगिंग एक्सेट्रा करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी हम जो प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये एक ऐसी स्कीम है जिसको हमारे इवन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, वो सभी चाह रहे हैं इसको प्रमोट करना, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पर हम देश को जो आत्मनिर्भर बना सकें, वोकल फॉर लोकल हो सकें। देन दोस्तों जो लक्ष्मी विलास बैंक है, बहुत टाइम से जो NPAs के इशू के चलते एटसेट्रा बहुत सारी यहाँ पे जो टेंशन चल रही थी, तो जिसको जो इवन इनफैक्ट लास्ट ईयर RBI ने उसको मॉरेटोरियम में डाल दिया था। मॉरेटोरियम में मतलब कि वो अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन था एंड उसके बुक्स वगैरह प्रॉपर नहीं थी एंड जो उनके फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं थे, तो इसी कारण से अब वहाँ पर कैप लग गया था कि आप बहुत ज़्यादा लोग जो वहाँ से अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 25,000 रुपये का। तो ये आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाती है, क्योंकि जो बैंक की मिसमैनेजमेंट वो लोगों को तंग करना शुरू कर देती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाए एंड रिजॉल्व करके या तो किसी बैंक के साथ इसको बैंक को मर्ज कर दिया जाए, या लोगों को कैसे हम पैसे को वापस जो रिकवर करवा सकें। तो इसीलिए इसको पहले प्रपोज किया गया था कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है इंडिया बुल्स के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए, लेकिन इंडिया बुल्स जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर है टुवर्ड्स रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परिंग बिजनेस में नहीं है, तो वो अगेन जो ट्रबल कॉज कर सकता है लक्ष्मी विलास बैंक के लिए, तो इंडिया बुल्स वाला प्लान कैंसिल हो गया था। एंड देन और भी प्रपोजल्स आए। फाइनली जो DBS बैंक है, सिंगापुर बेस्ड बैंक है, उसके साथ जो मर्ज करने की बात की जा रही है, जो सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक, लेकिन उसकी इंडिया जो डिवीजन है DBS इंडिया,
प्रॉफिटेबल यूनिट है एंड बहुत जो देखें तो सॉलिड इसकी जो फाइनेंसेस या फिर फाइनेंशियल बुक्स हैं बहुत टाइम से सॉलिड चल रही हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो अभी एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा हैं उनसे बात अभी जैसे देखें तो दे आर लिटिल शॉक्ड कि ऐसा जो कर रहे हैं इट्स नॉट द राइट स्टेप, कि वो उनका मानना है कि लक्ष्मी विलास बैंक अगर देखें तो इसको मर्ज किया जाना चाहिए किसी सरकारी बैंक से, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक से मर्ज किया जाना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर्स का बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि बहुत सारा एसेट्स की वैल्यू को वहाँ पर एंड जो देखा जाएगा बहुत सारे इवन की जो उधार देने हैं एनपीएस एटसेट्रा बहुत सारे राइट ऑफ्स होंगे, तो बहुत लोगों का नुकसान होने का भी यहाँ पर खतरा है, ठीक है। तो ये जो इसीलिए जो इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग की मैंने आपको बताया, देन और भी ग्रुप्स आए, उनके साथ भी अमेलगमेशन की बात हुई, फाइनली इवन सीईओ को भी जाना पड़ा था एंड अभी जो लक्ष्मी विलास बैंक है फाइनली उसको मर्ज करने की बात हो रही है डीबीएस बैंक के साथ, लोग कह रहे थे इसको पीएसबी के साथ मर्ज करना चाहिए किसी सरकारी बैंक के साथ, ठीक है। तो ये अखबारों में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर देखें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये बात हो जाती है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमेशा जो दिक्कत में चलते रहते हैं, उनके एनपीएस की कहानी अगर आप देखिए ग्रॉस एनपीए लक्ष्मी विलास बैंक के बढ़ते ही जा रहे हैं एंड तो ये सब चीज़ें ट्रबल सम हो सकती हैं कि बैंक्स ऑलरेडी जो ट्रबल्ड हैं वो आगे एनबीएफसी सेक्टर को भी फिर वो सपोर्ट नहीं कर पाते एंड अकॉर्डिंगली एनपीएस बनते हैं तो बाकी बैंक्स पे बहुत दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अदर सेक्टर्स एज वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा सभी चीज़ें रुकनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बैंक्स में जब दिक्कत आती है पूरी इकोनॉमी में दिक्कत आ जाती है। ओके देन दोस्तों अब बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, इस पर हमने मेंस का सवाल भी इस बार डिस्कस किया, तो वो क्या है कि आरबीआई की आईडब्ल्यूजी एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने कहा कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अंबानीज अदानीज एटसेट्रा, इनको बैंक बनाने का लाइसेंस मिले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो एक बात है बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें जाननी है वो क्या है कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो आरबीआई की जो रेगुलेशंस हैं और इवन इनफैक्ट जो हमारा जो बैंकिंग एक्ट भी कहता है कि जो प्रमोटर्स मतलब जिन्होंने बैंक शुरू किया, वो जो ओनर से इनिशियल जिन्होंने पैसा डाला, तो वो हद से हद वो सिर्फ 15% तक वो टोटल बैंक में हिस्सा रख सकते हैं, ठीक है, जो 15% प्रमोटर रख सकता है अपने पास। लेकिन इससे प्रमोटर्स का जो थोड़ा एंथुजियाज्म लो जाता है कि हम इतना कम हिस्सा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आरबीआई की कमेटी ने प्रपोज किया कि 26% तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो 26% रखना तो लेकिन उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स को खुद के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, खुद की जो एक्सपेंशन के लिए एटसेट्रा, तो यहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है कि वो अपने पैसे को ही खुद उधार ले लें एंड उस पर इंटरेस्ट भी बैंक को मिलता रहेगा। बैंक्स के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ सकते हैं, तो उसको मैनेज करना आरबीआई कैसे मैनेज करेगा, तो इट कैन बी रियली ट्रबलसम। तो इसी पर ही आर्टिकल भी लिखा जो रघुराम राजन जो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर थे पहले एंड जो डिप्टी गवर्नर भी रिसेंटली थे विरल आचार्य, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कंसर्न्स जो यहाँ पे बहुत सारे बताए हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे जो आपके लिए जो बताने की कोशिश करी। तो उसके पहले एक और भी है कि एनबीएफसी जो बड़ी बड़ी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके 50,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स हैं, उनको बैंक्स में कन्वर्ट करने की इजाज़त मिले, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनको सभी को बैंक्स में कन्वर्ट होने की इजाज़त मिले। तो लेकिन दोस्तों जैसे हमने रिसेंटली अभी देखा कि इवन लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बहुत बड़ा क्राइसिस, उसके पहले भी और भी बहुत सारे बैंक्स रहे जिनमें क्राइसिस रहा, तो इन सभी क्राइसिस के चलते तो अभी क्या ये जरूरी है कि ऐसा कोई मूव लाया जाए? तो यहाँ पर एक कंपाइल्ड एक पूरी चीज़ है कि कह रहे हैं कि अगर हमें इकोनॉमी को बढ़िया बनाना है तो हमें कैपिटल का बूस्ट चाहिए। तो जो एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात आती है कि जो सामने वो ये है कि अगर जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके पास बहुत सारा कैश अवेलेबल है, वही जो देश की तरक्की को अभी फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो अभी जो कंसर्न्स हैं वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आरबीआई को मैनेज करना बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी रिसेंटली येस बैंक का फियास्को देखा हमने एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने लक्ष्मी विलास बैंक का हमने फियास्को देखा। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे जो एक चीज़ों की तरफ पॉइंट करती हैं कि आर वी रियली रेडी, रेगुलेटरी वाइज क्या रेगुलेटर वाइज आर वी रियली रेडी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो हमें ध्यान में रखकर ही काम करना होगा। एंड इवन जो ये कंसर्न है जो 1980s में जैसे हमने बैंक्स नेशनलाइज किए थे, उसके बाद जो ये कंसर्न्स हैं जो रघुराम राजन और अभी जो विरल आचार्य ने बताए कि आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की जो अभी सुपरवाइज करने की जो टेंडेंसीज हैं और सुपरवाइज करके सडनली जो नीजक रिएक्शन लेने की टेंडेंसीज हैं कि मॉरेटोरियम लगा देते हैं, लोगों का पैसा अटक जाता है। इवन हमने जो पीएमसी बैंक में भी देखा, अभी लक्ष्मी विलास बैंक की बात हो रही है, येस बैंक में बहुत सारे लोगों के शेयर्स अटके पड़े हैं। तो ये सभी सडन जो नीजक रिएक्शन है, पहले स्टेप नहीं उठाए जाते, सडनली लोगों के पैसे वहाँ अटक जाते हैं। तो ये क्या
क्या जो सही है कि आरबीआई की अभी हाउस इज इट इन ऑर्डर, तो उसके बाद ही यहाँ स्टेप लिया जाना चाहिए। खुद गवर्नर थे ये जो आरबीआई के, तो इसीलिए जो इंटरनली जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके कंसर्न्स कितने वैलिड हो सकते हैं। ऑलराइट, देन दोस्तों एक आखिरी यहाँ न्यूज़ है कि अभी जो रुपए हमारा कार्ड था, जो एनपीसीआई द्वारा जो लॉन्च किया गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है हमारे देश में, अभी भी चलता है, इसको जो भूटान में और भी ज़्यादा जो इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले आए हैं, जहाँ पर अभी क्या होगा कि अभी जैसे जो रुपए जो फेज 2 में इवन जो भूटान में लोग रह रहे हैं वो भी रुपए नेटवर्क, जो इंडिया का रुपए नेटवर्क है जिसमें एटीएम चलते हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल चलते हैं, उसको जो भूटान में रहने वाले कार्ड होल्डर्स हैं वो भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंड देन जो आपको जो जानना जरूरी है रुपए कार्ड के बारे में कि पर्टिकुलरली कि रुपए कार्ड बेटर क्यों है, अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें कि क्यों हमें रुपए कार्ड, एक तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो डेटा हमारा जो डेटा है वो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स का वो इंडिया में ही रहता है। ठीक है, अदरवाइज जो बहुत सारी जैसे वीज़ा एक्सेट्रा, जो बहुत सारी ऐसी जो एजेंसीज हैं, तो ये पर्टिकुलरली ये क्या करती हैं, ये जो अपने डेटा को इंडिया के सर्वर पे स्टोर भी कर रही हैं, एक्सटर्नल सर्वर पे भी स्टोर करती हैं। आरबीआई ने इस पर डायरेक्शन दी हुई है कि डेटा लोकलाइजेशन की स्टिल कंसर्न्स हैं कि डेटा हमारा बाहर भी स्टोर होता है, तो ये कभी भी जो डेटा, तो अभी जैसे बोलते हैं नेक्स्ट ऑयल है, तो वी नेवर नो कि डेटा को हमारे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा डेटा इंडिया में रहता है, देन हमारे हिसाब से हमें कस्टम प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कॉस्ट भी लोअर है, सिग्निफिकेंटली लोअर है, एंड अफोर्डेबिलिटी है। डेफिनेटली जो रुपए कार्ड्स हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी थोड़ी जो लोअर है, लेकिन अगर एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ती रहे, इसकी जो टेक्नोलॉजी और बेटर होती रहे, तो इट कैन रियली बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये जो सभी कुछ पॉइंट्स हैं एटसेट्रा हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो रुपए के बारे में आपको जानना जो सबसे ज़रूरी है वो एनपीसीआई के बारे में जानना। एनपीसीआई पे बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, हमने एनपीसीआई पे बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते हैं जब भी एनपीसीआई पे कोई सवाल आता है, तो जो एनपीसीआई पे कभी कोई टॉपिक आता है, तो इसलिए मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, प्रीवियस प्री क्योर्स में आपने एनपीसीआई पे देखा हो तो आप उस पर प्लीज़ जो रिविजिट कीजिए, एंड खुद से भी एनपीसीआई को हमेशा रिसर्च रखिए जो लेटेस्ट हो रहा है उसके बारे में। जैसे कौन हमारे देश में, जैसे हमने फास्ट टैग्स की बात की थी, फास्ट टैग कौन चला रहा है, एनपीसीआई चला रहा है, उसकी कौन सी आर्म कौन सी बॉडी चला रही है, तो प्लीज इसके बारे में देख के रखिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम दोस्तों मेंस के बहुत से सवाल डिस्कस करते जा रहे हैं। हर रोज सुबह मेंस का आपको एक सवाल मिलता है, क्योंकि मेंस का ये सीजन है दोस्तों। उसका पीडीएफ और हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, वेबसाइट पर जो डाउनलोड्स में जाइए आप उसको अवेल कर सकते हैं। 2021 अगर टारगेट कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो शुरू हो चुकी है, उसमें अभी जो हमने पहले जो करंट अफेयर्स के टेस्ट कवर किए थे ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन अब करंट अफेयर से आगे अब हम बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे सेक्शनल टेस्ट आने शुरू हो गए हैं, जैसे हिस्ट्री का टेस्ट, जैसे इकोनॉमी का टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ताकि हम सेक्शन वाइज भी खुद को जो और मजबूत करते रहें। वीडियो सॉल्यूशंस के दोस्तों ये साथ में रहते हैं। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग अगर 2021 टारगेट कर रहे हैं तो हम 108 दिन के लिए आंसर्स लिखते हैं, वो भी शुरू हो चुका है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। बैच 3 आएगा अभी कुछ दिनों में, लेकिन बैच 2 है वो थोड़ा रिलेटिवली जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए आप उसको टाइमली अवेल करके इसका फायदा भी उठा सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट पर मेंस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हैं, एसए हो चाहे पॉलिटिकल साइंस, जनरल स्टडीज एंड सोशियोलॉजी। हम यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू जो प्रिपरेशन करते हैं, ताकि जो मेंस में हम जाके बैठे हमें बिल्कुल वी हिट द ग्राउंड रनिंग, हमें पता हो कि मेंस का सवाल कैसे आंसर करने, हमें सवाल समझने में आसानी हो, कंटेंट रिकॉल करने में, कंटेंट स्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, प्री क्योर में हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते रहेंगे, और आप भी मेहनत करते रहो। और डेफिनेटली दोस्तों आप अगर जो पर्टिकुलर जैसे ये जो चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ें हम हर हफ्ते पढ़ते हैं, हर रोज़ आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में बड़ा रिजल्ट देंगी। मैं हर बार आपको बताता हूँ, ताकि आप ये मत सोचिए कि ये कौन पूछेगा। दोस्तों इन्हीं में से एक सवाल बन जाएगा जो हमने टॉपिक्स पढ़े, एंड सडनली यू विल सी कि 2 नंबर की बात हो रही है। जो 200 में से 2 इज कितना, 1%। हम 1% कवर कर सकते हैं एक दिन में, तो दैट विल रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।